नमस्ते प्यारे बच्चों, रिवीजन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि पिछले 3 सेशन के दौरान कविता 4 में जितना भी हमने सीखा उसका अपने घर पे अभ्यास किया होगा। तो आइए बच्चों, एक बार फिर से कविता 4 को रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों, कविता 4 आओ चले घूम ले हम भी, यह कविता देविक रमेश जी ने लिखी है। बच्चों, कविता में हमने देखा था कि छुट्टियां आने से पहले कवि झूमने लगते हैं, यानी कि आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि छुट्टियों में वह अपने मम्मी पापा को घूमने ले जाने के लिए कहते हैं। कभी उनका मन गांव जाकर खेतों में मस्त लहराती फसलें और हरे भरे पेड़ों पर झूम झूम गाती चिड़िया देखने को करता है। कभी उनका मन दिल्ली जाकर मेट्रो की सैर करना होता है, तो कभी उनका मन आगरा जाकर ताजमहल की सुंदरता देखने को करता है। कवि कहते हैं कि अगर उनको हवा महल देखना हो तो जयपुर और पहाड़ देखने हो तो शिमला जाना पड़ेगा। सुंदर सागर और उनके तट देखने के लिए वह गोवा जाने के लिए कहते हैं। बच्चों, मैंने आपको आगे भी बताया था कि चेरापूंजी में विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए कवि मेघों का सागर देखने के लिए चेरापूंजी जाने को कहते हैं। उसके बाद कवि हमारे देश के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है और उसको हम घूम घूम कर देखेंगे। बच्चों, डोसे और इडली के लिए चेन्नई और रसगुल्लों के लिए कोलकाता शहर प्रख्यात है, तो कवि डोसे, इडली और रसगुल्लों के शहर को भी घूम कर देखने के लिए कहते हैं। बच्चों, अंत में कवि एक प्रश्न पूछते हैं कि जब भी हम नई जगह घूमने जाते हैं तो सब कुछ नया क्यों दिखता है और नए नए अनुभव क्यों होते हैं? तो बच्चों, इसका कारण यह है कि भारत के अलग अलग शहरों में अलग अलग धर्मों और जाति के लोग रहते हैं। उनकी भाषाएं, वेशभूषा और भोजन में भी विविधता पाई जाती है। तो बच्चों, इन्हीं कारणों की वजह से हम नई जगह घूमने जाते हैं तो हमें सब कुछ नया नया दिखता है और नए नए अनुभव भी होते हैं। तो बच्चों, इस कविता में हमने जाना कि छुट्टियों में कवि कौन कौन से शहरों में घूमना चाहते हैं और वहाँ पे वह क्या क्या देखना चाहते हैं, और यह भी जाना कि नई नई जगहों पर घूमने जाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। आइए बच्चों, एक बार फिर से कविता में आए हुए शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ: मेघ मतलब बादल और तट का अर्थ होता है किनारा। बच्चों, अब हम थोड़े प्रश्नों के उत्तर के बारे में चर्चा करके जानते हैं कि हमने कविता में से क्या क्या सीखा। निम्न प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दें। प्रश्न 1, इस कविता के कवि का नाम बताइए। उत्तर 1, इस कविता के कवि का नाम देविक रमेश जी हैं। दूसरा प्रश्न है, ताजमहल और हवा महल के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? उत्तर है, ताजमहल के लिए आगरा और हवा महल के लिए जयपुर शहर प्रसिद्ध है। प्रश्न 3, चेरापूंजी को मेघों का सागर क्यों कहा गया है? उत्तर 3, चेरापूंजी में विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए उसे मेघों का सागर कहा गया है। चौथा प्रश्न है, नई नई जगहों पर घूमने जाने से क्या फ़ायदा होता है? उसका उत्तर है, नई नई जगहों पर घूमने जाने से नया नया सब कुछ देखने को मिलता है और नए नए अनुभव भी होते हैं। आइए बच्चों, एक बार फिर से विलोम शब्द जान लेते हैं। सरल का विलोम शब्द होगा कठिन। प्रश्न, उत्तर, ऊपर, नीचे, घृणा, प्रेम। अगर किसी को नफरत करते हैं तो घृणा कहेंगे और प्यार करते हैं तो प्रेम कहेंगे। मौखिक, लिखित। मौखिक यानी ओरल, लिखित यानी रिटन। चर, अचर, जो निरंतर बदलता रहता है उसे चर कहेंगे और जो कभी न बदले उसे अचर कहते हैं। जन्म, मरण, न्याय,
अन्याय, प्यार, नफरत, असहयोग, सहयोग। मिलजुल कर काम नहीं करते हैं तो उसे असहयोग कहते हैं, और मिलजुल कर करते हैं तो उसे सहयोग कहेंगे। हार, जीत, हानि, लाभ। हानि यानी नुकसान, लाभ यानी फायदा। तो आइए बच्चों, अब हम दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द विलोम शब्द नहीं है वह ढूंढते हैं। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द विलोम शब्द नहीं है? पहला है सर्दी। रात उसका विलोम शब्द नहीं है, सर्दी का विलोम शब्द होगा गर्मी। दूसरा है उदय। खत्म उसका विलोम शब्द नहीं है, उदय का विलोम शब्द होगा अस्त। तीसरा है सत्य। सच्चा उसका विलोम शब्द नहीं है, सत्य का विलोम शब्द होगा असत्य। चौथा है सुबह। प्रातः उसका विलोम शब्द नहीं है, सुबह का विलोम शब्द होगा शाम। पांचवा है कम। अल्प उसका विलोम शब्द नहीं है, कम का विलोम शब्द होगा ज्यादा। आइए बच्चों, अब हम व्याकरण में सर्वनाम के प्रकार जान लेते हैं। सर्वनाम की परिभाषा तो हम जानते ही हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, वह, आप, आपको, आपका, उसने, उसको, उसका, उसे, उसमें, वे, इन्होंने आदि सर्वनाम के उदाहरण हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो आइए बच्चों, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम सीखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का उपयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराने के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, हमारा, हम, मुझको, तू, तुम, तुम्हें, आप, आपने, वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उनसे आदि पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, यह सर्वनाम अपनेपन का बोध कराता है। अपने आप, खुद, स्वयं आदि निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी मिले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात ऐसे सर्वनाम के शब्द जिससे निश्चितता का बोध हो। यह, वह, ये, वे आदि निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी न मिले उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात ऐसे सर्वनाम के शब्द जिसमें कोई निश्चितता नहीं होती है। कोई, कुछ, किसी आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, किसने, किसे, किन्हें, किसका, किनका आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से वाक्य के एक शब्द का दूसरे शब्द से या दूसरे वाक्य से संबंध पता चलता है वह संबंधवाचक सर्वनाम है। यह सर्वनाम वाक्य में संबंध बताता है। जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसने, वह, जैसा, वैसा आदि संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो आइए बच्चों, अब हम दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम के प्रकार ढूंढते हैं।
निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित सर्वनाम के प्रकार बताइए। पहला वाक्य है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। पहले वाक्य में जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है, जो वाक्य 1 का वाक्य 2 से संबंध बताता है। दूसरा वाक्य है तुम्हें बहुत बहुत बधाई। दूसरे वाक्य में तुम्हें पुरुषवाचक सर्वनाम है और उसका उपयोग सुनने वाले के लिए किया गया है। वाक्य 3 आपने क्या पूछा? वाक्य 3 में क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है और उसका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। चौथा वाक्य है सेठ ने स्वयं सब बता दिया। चौथे वाक्य में स्वयं सर्वनाम नीचवाचक सर्वनाम है और वह अपनेपन का बोध कराता है। वाक्य 5 घर में कोई नहीं था। वाक्य 5 में कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। घर में कौन है वह निश्चित नहीं है, कन्फर्म नहीं है, इसलिए कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। छठा वाक्य है यह रमन की गेंद है। छठे वाक्य में यह निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि निश्चित है, कन्फर्म है कि यह गेंद रमन की ही है। तो बच्चों, इसी के साथ कविता 4 का रिवीजन हम इधर ही समाप्त कर रहे हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस कविता में हमने जो भी सीखा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। घर पे आप इसका अभ्यास करते रहना। थैंक यू।